हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अभी लॉकडाउन चल रहा है दोस्तों। हमारे देश में कोरोना को महामारी घोषित कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस लॉकडाउन के अंदर अगर आप अपनी स्टडी को ज़्यादा ध्यान देंगे तो आप अपने जितने भी गोल्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है राजस्थान में पटवारी की भर्ती निकली हुई है, जेईएन की भर्ती निकली है, आरएएस की भर्ती हर साल आती है। इसके अलावा राजस्थान पुलिस की बहुत अच्छी वैकेंसी निकली हुई है। तो दोस्तों, इन सभी की लगभग आप लोग तैयारी करेंगे, मगर एक तैयारी दोस्तों जो हमारा सार्थक ग्रुप कब दे सकती है, या आपने जितनी तैयारी की है तो आपने सही की है या गलत की है, वो आपको कैसे पता पड़ेगा? आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। कई बार ऐसा होता है कुछ टॉपिक हम पढ़ पाते हैं और कुछ टॉपिक नहीं पढ़ पाते हैं। तो कौन से ऐसे टॉपिक है जो हमने नहीं पढ़ लिए? क्योंकि आप किसी भी टीचर से पढ़िए, कभी भी कोई भी टीचर आपको पूरे टॉपिक्स नहीं पढ़ा सकता। ये मेरा पर्सनल मानना है। कोई ना कोई टीचर कुछ ना कुछ चीज़ें छोड़ देता है। वो जो चीज़ है दोस्तों क्वेश्चन से सॉल्व होंगी। अगर आप किसी टीचर ने आपको पढ़ाया है तो आपसे उसको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो चीज़ें छूट गई वो आपको आसानी से याद हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, ये पूरी एक ही वीडियो नहीं होगी, इसके बाद भी मैं और वीडियोस लेके आऊँगा जिसमें हम राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो पटवार, पुलिस, शिक्षक, आरएएस, आरएमएस, एसएसबी के जितने भी एग्जाम होंगे, उन सभी एग्जाम में आपकी हेल्प करने वाला है रिगार्डिंग टू आपकी तैयारी। तो हम जितने भी क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। यहाँ पर हम ऑप्शनल क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। जी हाँ दोस्तों, हम लोग सभी इतिहास के, भूगोल के और आर्ट एंड कल्चर के जितने भी राजस्थान जीके से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो सारे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपका एक तो सिलेबस कवर हो जाए और जो एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, उन क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। तो चलिए दोस्तों, आप पूरी वीडियो बिना स्किप करें अंत तक देखिएगा ताकि आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए। दोस्तों, पहली वीडियो हम बना रहे हैं, इसमें मैं आपको पूरा जो क्वेश्चन है अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है कि मैं हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप कमेंट में बता दीजिए। और अगर आपको अच्छा नहीं लगता है कि हम लोग सिर्फ क्वेश्चन पढ़ें, उसका आंसर दें और थोड़ा बहुत छोटा मोटा एक्सप्लेनेशन दें, तो आप हमें वो कमेंट में बता देगा। उस हिसाब से मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करूँगा। चलिए दोस्तों, तो फर्स्ट वीडियो तो मैंने कुछ आपके सामने थोड़े बहुत प्रश्न लेके आया हूँ दोस्तों, उनको हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें। तो चलिए दोस्तों, पूरी वीडियो को बिना स्किप करे देखेंगे। और दोस्तों, जो भी दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं या चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों अपने अभी सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। और दोस्तों, इसके साथ आपको अगर सक्सेस पानी है तो मैं आपको बता दूं, सक्सेस का एक ही मूल मंत्र है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। और सक्सेस कैसे मिलेगी? हमें अपने फेलियर जितने भी हो, आपको अपने फेलियर से घबराना नहीं है। अगर आप कंटिन्यू मेरी वीडियो देखेंगे तो दोस्तों जाहिर सी बात है, आपको मैं अश्योरिटी देता हूँ कि आप जितने भी राजस्थान जीके के रिलेटेड क्वेश्चन है वो सभी सॉल्व कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। भारतीय लोक कला यानी कि फोक आर्ट्स मंडल उदयपुर संग्रहालय का निर्माण 1952 में किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों देखिए, देवीलाल सांबर नाम दे रखा है, कोमल कोठारी, सुबोध कुमार गुप्ता और संजय कुमार गुप्ता, इन चारों का नाम दे रखा है आपके सामने। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर संग्रहालय का निर्माण 1952 में किया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? देवीलाल सांबर के द्वारा किया गया था ये। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पर, यह बाल कठपुतली समारोह का आयोजन किया जाता है। यहाँ लोग धर्मी कलाओं का एक प्रसिद्ध केंद्र भी प्रारंभ किया गया है। यहाँ शिल्प हार का निर्माण भी किया जाता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरे जो प्रश्न रहने वाले हैं आप देखिए, सारे प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। जितने ज़्यादा प्रश्न होंगे मैं जितने ज़्यादा प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन हो सकेगा मैं देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताएं, अन्यथा हम लोग सिंपली क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शोध संस्थान की स्थापना 1964 में रामनवमी के दिन? सुबोध कुमार। तो 1964 में रामनवमी के दिन किस शोध संस्थान की स्थापना हुई ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, नगर श्री लोक संस्कृति शोध संस्थान चूरू के द्वारा ये किया गया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए होमवर्क देना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि कितने लोग उसका आंसर दे सकते हैं। किस संस्थान द्वारा इंस्ट्रूमेंट बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट जयपुर, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जयपुर या फिर राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर। इन चारों में से इसका क्या आंसर होगा ये आपको बताना है कमेंट करके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुणहोत नैन्सी। दोस्तों बहुत प्रसिद्ध कवि, आप सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे, जो कि जसवंत सिंह के समय थे। मुणहोत नैन्सी को राजपुताने का अबुल फजल किस प्रसिद्ध लेखक ने उपनाम दिया? राजपुताने का अबुल फजल, इसे ये नाम किसने दिया दोस्तों? दयाल दास ने, मुंशी देवी प्रसाद ने, अबुल फजल ने या डॉक्टर दशरथ शर्मा ने? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो नाम है इनको मुंशी देवी प्रसाद द्वारा दिया गया था। अब हमें अबू फजल बताते हैं। जो इनका जन्म 18 फरवरी 1848 को जयपुर में हुआ था। मुंशी देवी प्रसाद ने ही मुणहोत नैन्सी को राजपुताने का अबुल फजल कहा। तो ये मुणहोत नैन्सी का जन्म कब होता है? 18 फरवरी 1848 को, और इन्होंने राजपुताने का अबुल फजल कहा क्योंकि मुणहोत नैन्सी ने कई लोगों को अलग अलग या कई चीज़ों को अलग अलग संज्ञा दी थी, और अबुल फजल भी यही करता था, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग चीज़ों की संज्ञा देता था। सो
इन्होंने बीकानेर के शासक राय सिंह को राजपुताने का कर्ण की। मुंशी देवी प्रसाद थे, उन्होंने राजपुताने का कर्ण की संज्ञा किसे दी थी? बीकानेर के राय सिंह को। तो ये बात भी आपको विशेष ध्यान रखनी, और इनकी जो मृत्यु 1923 ईस्वी में हो गई थी। चलिए, किस लेखक का जन्म, पांचवा प्रश्न है, किस लेखक का जन्म आगरा में हुआ था तथा इनके पिता का संबंध नागौर के किस जिले से है? तो वो कौन सा लेखक है? हम यहाँ राजा के बारे में नहीं पूछ रहे, लेखक के बारे में पूछ रहे हैं कि वो कौन सा लेखक था जिनका जन्म आगरा में हुआ और इनके पिता नागौर से संबंधित थे। बिहारी, शारंगधर, अबुल फजल, श्यामल दास। तो आपको बताना है इनमें से कौन था। चलिए दोस्तों, अबुल फजल का जन्म आपको पता है, आंसर मैं बता देता हूँ। अबुल फजल, हमने इससे पहले पढ़ा था कि अबुल फजल, राजस्थान का अबुल फजल किसी संज्ञा दी गई? तो वो मोहम्मद नैन्सी को दी गई थी। और मोहम्मद नैन्सी को ये संज्ञा किसने दी थी? ये संज्ञा दी थी मुंशी देवी प्रसाद ने। अब जो अबुल फजल का जन्म कहाँ होता है? अबुल फजल का जन्म आगरा में होता है, लेकिन इनके पिता शेख मुबारक मूल रूप से नागौर के निवासी थे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, किस साहित्यकार द्वारा शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई? तो आपको बताना है किस संस्था साहित्यकार द्वारा ये स्थापना की गई है, जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, डॉक्टर दशरथ शर्मा द्वारा की गई। इनका जन्म 1909 में चूरू में हुआ था। दशरथ शर्मा दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध आपके जो हैं यहाँ के व्यक्ति हैं राजस्थान के इतिहास के। आप इनके बारे में आगे बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और अगर आप इतिहास ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो आप इनके बारे में काफ़ी कुछ जानते ही होंगे। इन्होंने 1945 में शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना बीकानेर में की गई थी। इनके प्रमुख ग्रंथों में राजस्थान थ्रू द एजाज, अली चौहान डायनेस्टी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय व उनका युग, ये सब लिखी गई है। किसके द्वारा दोस्तों? डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा, ध्यान रखना आपको। चलिए, हिंदी में पहली बार भारतीय प्राचीन लिपि शास्त्र लेखन कर अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने वाले सूर्यमल मिश्रण, केसरी सिंह बारट, मोहन नैन्सी या पंडित गौरी शंकर हिरानंद ओझा? आप जानते हैं सूर्यमल मिश्रण एक कवि थे। केसरी सिंह बारट ने स्वतंत्रता आंदोलन में और राजस्थान के इतिहास में बहुत अहम भूमिका निभाई। मोहन नैन्सी भी कवि थे। बट जो लिपि होती है दोस्तों, इसे जो लिपि के बारे में पढ़ते हैं, ये जो नाम करा था अपना पंडित गौरीशंकर हीरानंद ओझा, इन्हें कहा जाता है, इन्होंने जो सिक्कों के द्वारा जो दोस्तों होता है पूरा भारत का इतिहास लिखने वाले पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं। ठीक है, आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। चलिए, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, यानी कि अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो दोस्तों आपने राजस्थान की अलग अलग शाखाएं पढ़ी होगी, ठीक है, कि राजस्थान में कहाँ से कौन सा संस्कृति के अवशेष मिले। तो इसी संस्कृति में आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपकी कौन सी संस्कृति थी जिसमें आपके बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले। दोस्तों है बैराट सभ्यता। ठीक है, बैराट सभ्यता से आपको बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले थे। चलिए, नेक्स्ट है, महाभारत काल में कौन सा राज्य राजनीतिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा? तो दोस्तों महाभारत काल में जो हमारा था, ऑप्शन आपको दे देता हूँ, जांगल देश, मेड़पाद, हाड़ौती, मत्स्य देश। कौन सा वो देश था या कौन सा महाभारत काल में राजनीतिक गतिविधियों में सबसे महत्वपूर्ण केंद्र रहा था? आंसर होगा दोस्तों आपका मत्स्य देश। क्यों? अलवर, करौली, जयपुर तथा भरतपुर का कुछ भाग मत्स्य देश का हिस्सा था। हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान की, तो हमारे आंसर उसी में से होंगे। तो मत्स्य देश जो है दोस्तों राजस्थान के अंदर आता है। इसकी राजधानी विराटनगर यानी बैराट थी। महाभारत काल में यह राजनीतिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हिंदुस्तान का निर्णायक युद्ध कौन सा था? ये काफ़ी बार किताबों में आ चुका है, काफ़ी सारे एग्जाम में आ चुका है। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, समुएलगिरी का युद्ध या तुमुल का युद्ध, ये आपको आंसर देना है। चलिए, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, नयन चंद्र सूरी जो है उन्होंने किताब लिखी मंजरी नाटक के अनुसार दल पोंगल विश्व विजेता नामक उपाधि कन्नौज नरेश जयचंद गढ़वाल की है। तराइन के द्वितीय युद्ध का वास्तविक नाम नारायण युद्ध है, क्योंकि तराइन युद्ध के पश्चात हिंदुस्तान में सर्वप्रथम 1206 ईस्वी में तुर्कों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में अजमेर व दिल्ली में चौहान सत्ता का अंत करके प्रथम मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी। सो क्या है, आप दोबारा देखिए कि तराइन युद्ध के पश्चात ही हिंदुस्तान में सर्वप्रथम 1206 ईस्वी में तुर्की लोग थे, तुर्कों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में अजमेर व दिल्ली में चौहान सत्ता का अंत करके प्रथम मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना दिल्ली में की थी। दिल्ली को प्रथम राजधानी बताने वाला था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब दोस्तों आप इसका आंसर समझ गए। तराइन का द्वितीय युद्ध तो मैं जानना चाहूँगा आप लोगों को अगर कमेंट करके बताए कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1991 में और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था दोस्तों 1992 ईस्वी में। और ये मोहम्मद गौरी और किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान जो कि अजमेर के शासक थे, पूरा नाम इनका पृथ्वीराज तृतीय है, इनके बीच में हुआ था। क्यों हुआ था दोस्तों? क्योंकि जो इनके ससुर जी थे जयचंद, उन्होंने मोहम्मद गौरी को बुला लिया था। और आपको बताना चाहूँगा मोहम्मद गौरी का संबंध आपका सीधे सीधे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से है, क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ही जो मोहम्मद गौरी थे वो ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अपने साथ में भारत लेके आए थे और इन्होंने इसे हिंदू एक उपाधि दी थी। आपको बताना है
वो कौन सी उपाधि है वो आपको कमेंट करके बताना है, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। मुझे पता है, मैं आपको कमेंट में ज़रूर आंसर दूंगा अगर आप बताएंगे तो। चलिए, अकबर जो है, अकबर ने राणा के लिए किस प्रथम, ये राणा और अकबर का जो होता है तो आपको सीधा सीधा पता है, महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के थे उन्होंने मृत्यु तक अकबर की निंदा स्वीकार नहीं की थी दोस्तों। तो इन्हें बहुत ही लोकनायक के रूप में भी पूजा जाता है। वो कौन थे जो प्रथम दूत के रूप में महाराणा प्रताप के पास भेजे गए थे? राजा भारमल, जलाल खां, मानसिंह भगवान दास। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये चारों ही लोग हैं। सबसे पहले तो आपके राणा के अकबर के पास भेजे गए, महाराणा प्रताप के पास अकबर के द्वारा भेजे गए थे, मगर प्रथम कौन भेजा गया था? तो वो थे जलाल खां। जलाल खां वो पहले व्यक्ति थे जिनको अकबर के पास, महाराणा प्रताप के पास भेजा गया था अकबर के दूत के रूप में, मगर उन्होंने किसी भी दूत की बात स्वीकार नहीं की। टोटल अगर बात करते हैं, क्वेश्चन ये भी आता है कि अकबर ने महाराणा प्रताप के पास टोटल कितने दूत भेजे, तो दोस्तों आंसर होगा इसका 4 दूत भेजे। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप किस गांव में पाए जाते हैं? तो दोस्तों उदयपुर के समीप जो कुछ 2-3 सभ्यता ही हैं, उन सभ्यताओं में सबसे पहला जो है आहड़ है, तो इसका सीधा सीधा आंसर आहड़ हो जाएगा। इस संस्कृति को तांबे के औजारों का केंद्र होने के कारण ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। सो दोस्तों आहड़ सभ्यता के अलावा एक बालाथल सभ्यता है, वो भी उदयपुर में ही है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, मंसूर क्या है दोस्तों? तो मंसूर कपड़े का एक प्रकार है, जाति का एक प्रकार है, कर का एक पदार्थ है, या फिर आदेश का एक प्रकार है, ये आपको बताना है। सो मंसूर के बारे में दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ। मंसूर एक प्रकार का शाही आदेश होता है, जी हाँ दोस्तों, जो कि बादशाह की मौजूदगी में शहजादे द्वारा जारी किया जाता है। उत्तराधिकारी युद्ध के समय जब उत्तराधिकारी का युद्ध था शाहजहाँ का, तो शहजादा औरंगजेब ने अपने हस्ताक्षरित शाही आदेश जारी किए थे और वही मंसूर कहलाए। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। पाही कष्ट किस चीज़ से संबंधित है? इसका क्वेश्चन आपको इसका आंसर देना है। किसानों से, जमींदारों से, राजाओं से, या फिर मजदूरों से? तो पाही कष्ट जो चीज़ है दोस्तों वो किसानों से संबंधित होता है। क्या? जिन किसानों के पास अपने गांव में कृषि भूमि नहीं होती, वे अन्य गांव में कृषि भूमि प्राप्त करते थे, ऐसे किसानों को पाही काश्तकार कहा जाता था। अर्थात किसी दूसरे गांव में आकर खेती करने वाला कृषक पाही कहलाता है। तो पाही कष्ट किससे संबंधित हो गया? किसानों से। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नान कर से तात्पर्य किस कर से है? बालक की शादी पर दिया जाने वाला कर, रोटी के लिए कर, आपराधिक कर, या आयात और निर्यात कर? तो इसका आंसर होगा आपराधिक कर। नान कर आपराधिक कर से संबंधित है। अब आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करता हूँ कि नान कर का तात्पर्य रोटी के लिए कार्य करना था। इन लोगों की स्थिति जागीर क्षेत्रों जैसी ही थी। इनसे ना कोई लाग ली जाती थी और ना ही किसी प्रकार की सेवा। इनसे मात्र उत्तराधिकारी शुल्क लिया जाता था। किसी व्यक्ति से बिना सहमति एवं मजदूरी के काम लेने को बेकार कहा जाता है। राजा, जागीरदार, उनके कर्मचारी प्रजा से बेगार लेना अपना हक समझते थे। बेगार के कई प्रकार थे, जैसे कि ब्राह्मणों और राजपूतों को छोड़कर सभी जातियों को बेगार देने के लिए विवश किया जाता था। जागीर क्षेत्र में लाल बाग का स्वरूप बड़ा ही भयंकर था। निम्न जाति के किसानों से भू राजस्व लाल बाग भी अधिक मात्रा में वसूल की जाती थी। यह वर्ग सामाजिक एवं आर्थिक दोनों ही रूपों के लिए पिछड़ा एवं शोषित था। तो आप लोग समझ के बेगार क्या है? किसी व्यक्ति से बिना सहमति एवं मजदूरी के काम लेने को बेकार समझा था। आपकी उसकी सहमति नहीं है, फिर भी आप उसकी मजदूरी जो उसकी आय है उसको आप काम में लेते हैं, तो इसे कहते हैं। अब नानकर किससे संबंधित हो गया? आपराधिक। नानकर एक तरह से आपराधिक कर माना जाता था। अड़सट्टा, जी हाँ दोस्तों, अड़सट्टा किससे संबंधित है? जोधपुर राज्य से, उदयपुर राज्य से, जयपुर राज्य से, बीकानेर राज्य से। पहले जो है दोस्तों सारे राज्य हुआ करते थे, रियासत हुआ करती थी। टोटल हमारे राजस्थान में 19 रियासतें थी। तो अड़सट्टा जयपुर से संबंधित है। यह अड़सट्टा जयपुर राज्य का भूमि संबंधी रिकॉर्ड है, जो तोजी वर्गों के रूप में है, जिसमें जयपुर राज्य के परगनों में कितने मौजे थे, उनकी भूमि पैदावार आदि का विवरण मिलता है। तो दोस्तों मौजे क्या होते हैं, ये आपके सामने अभी आगे कुछ ही देर में क्वेश्चन आ जाएगा कि मौजे क्या होते हैं, जब मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा इसकी। मध्यकाल में शायर दरोगा कहलाते हैं। ये आपको बताना है कि मध्यकाल में शायर दरोगा क्या कहलाते थे? चुंगी कर वसूलने वाले, राजस्व कर वसूलने वाले, धार्मिक कर्म करने वाले अधिकारी, या शांति व्यवस्था स्थापित करने वाले अधिकारी। तो इसकी जो व्याख्या है आपका आंसर बता देता हूँ दोस्तों। चुंगी कर वसूलने वाले अधिकारी। तो शायर दरोगा परगने में चुंगी कर वसूल करने वाले अधिकारी होते थे, जिनकी नियुक्ति राज्य करता था। इनकी सहायता के लिए अमीन होते थे। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि मध्यकाल में शायर दरोगा कौन कहलाते थे, तो चुंगी कर वसूलने वाले अधिकारी। मुश्तरका, अब दोस्तों आपके सामने मुश्तरका क्या है? आदिवासियों की प्रथा है, भूमि का प्रकार है, गायन शैली है, या फिर भोजन का एक भाग है। मुश्तरका दोस्तों मुख्यतः भूमि का एक प्रकार होता है। मारवाड़ राज्य में कुछ ऐसे गांव थे जिनकी आय जागीरदार और राज्य में बटी हुई थी। ऐसे भूमि को मुश्तरका कहा जाता था। मध्यकालीन राजस्व प्रशासन में लगी सभी प्रकार के लगानों से मुक्त भूमि क्या कहलाती थी? आंसर आपके सामने टिक है ऑलरेडी। परसातिया कहलाती थी। परसातिया सभी प्रकार के लगानों से मुक्त भूमि होती थी।
यह भूमि दरबार या जागीरदार द्वारा राज्य सेवा करने वाले व्यक्तियों को उनकी राज्य सेवा के बदले प्रदान की जाती थी, लेकिन राज्य सेवा की समाप्ति पर इस भूमि को वापस ले लिया जाता था। यानी कहने का मतलब है, जो भी राज्य सरकार के लिए काम करते थे उन अधिकारियों को भूमि दी जाती थी जो कि सभी प्रकार के लगान या कर से मुक्त होती थी, और उस तरह की भूमि को प्रशातीय कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में किस रियासत के प्रधानमंत्री को मुसाहिब कहा जाता था? जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर या कोटा? तो इसका आंसर है जयपुर। मगर दोस्तों इस क्वेश्चन से आपको 4-5 अन्य क्वेश्चन भी सीखने को मिलेंगे। कोटा और बूंदी में जो आपका प्रधानमंत्री को दीवान कहा जाता था, मेवाड़, मारवाड़ और जैसलमेर में प्रधान और बीकानेर में मुख्तियार कहा जाता था। तो इधर से आपको 4-5 क्वेश्चन और समझ आ रहे हैं, तो वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। कौन सा कथन सही है? खालसा भूमि राजा के नियंत्रण में होती थी। जागीरी भूमि पर जागीरदार या ठिकानेदार का पैतृक नियंत्रण होता था। चरणौत भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था, या इनाम भूमि लगान मुक्त होती थी? तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? चरणौत भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था। चरणौत भूमि, यहाँ हमने 4-5 भूमि के प्रकार पढ़ लिए होंगे, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि मुश्तरका क्या होता है। इसके बाद जो आपकी परसातिया भूमि है, मौजा, मंसूर, ये सारे कुछ चीज़ें हमने पढ़ी, वो आप ध्यान रखिएगा। चरणौत उस भूमि को कहते हैं जो गांव के पशुओं के लिए चारा उगाने के लिए छोड़ी जाती थी। ऐसी भूमि ग्राम पंचायत के नियंत्रण में होती थी, यानी कि गांव के सभी पशु सार्वजनिक रूप से इस भूमि पर पड़ जाते हैं। तो इस भूमि पर नियंत्रण किसका हो गया? राजा का नियंत्रण हो गया। मध्यकालीन प्रशासन में मौजे, तो दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था मौजे, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। मौजे से तात्पर्य आपका है दोस्तों गाँव। मौजे से गाँव होता है, यानी कि मध्यकालीन प्रशासन में गाँव प्रशासनिक रूप से मौजे कहलाते थे। अब ये मौजे 2 प्रकार के होते थे, असली यानी कि पहले के, व दाखिली यानी कि नए बसे मौजे। गांव शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। गांव की स्थानीय व्यवस्था के लिए ग्राम पंचायत मोदी जी गांव का मुखिया तथा गांव के सयाने व्यक्ति रहते थे। ग्राम पंचायत तथा जाति पंचायतों के निर्णय राज्यों द्वारा माननीय होते थे। राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं था, यानी कि अपना कोई उत्तराधिकारी बनाते हैं तो उसका आपको शुल्क देना पड़ेगा, तो वो एक मात्र कौन सी रियासत थी जहाँ पर ये शुल्क नहीं देना पड़ता था? तो वो जो रियासत थी दोस्तों वो थी जैसलमेर। जैसलमेर एक ऐसी एकमात्र रियासत थी जहाँ उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था। जोधपुर राज्य में यह शुल्क सर्वप्रथम मोटा राजा उदय सिंह ने लागू किया, जो कि पेशकशी कहलाती थी। दीपू और जयपुर राज्य द्वारा भी नजराना वसूल किया जाने लगा। तो ये माना जाएगा किसी भी अगर राजा के द्वारा वसूल किया जाता था। और जो एकमात्र राज्य था जहाँ पर उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था वो था जैसलमेर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि उत्तराधिकारी जो आपका शुल्क है वो किस राज्य में नहीं लिया जाता था। जैसलमेर रियासत ऐसी थी जिसने उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया। याददाश्त एक किस्म है कर की, भूमि की, फसल की, पट्टे की। तो याददाश्त तो एक तरह से पट्टे की किस्म है। किस राज्य में सामंतों की एक श्रेणी 12 कोटरी? तो अगर दोस्तों आपने आमेर का कछावा वंश पढ़ा हो तो वहाँ पे आपने जरूर पढ़ा होगा पृथ्वीराज कछावा के बारे में, और उन्होंने ही जयपुर में 12 कोटरी व्यवस्था प्रारंभ की। क्योंकि आपको पता हो पृथ्वीराज कछावा के दोस्तों 12 पुत्र थे। इन 12 पुत्रों को उन्होंने 12 अलग अलग राज्य बटे, तो इसे ही 12 कोटरी व्यवस्था कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चीरा नाम है। तो चीरा क्या है दोस्तों? ये तहसील प्रशासन का नाम है। मध्यकालीन राजस्व प्रशासन व्यवस्था में तहसील प्रशासन को चीरा नाम से संबोधित किया जाता था। आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भूमि बंदोबस्त की 7 प्रथा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो 7 प्रथा का संबंध मेवाड़ राज्य से है भूमि बंदोबस्त में। चलिए सामंत व्यवस्था मूलतः थी। सामंत व्यवस्था दोस्तों कई बार आपके सामने क्वेश्चन आया होगा कि सामंत व्यवस्था क्या है। वो ये अगर आप मारवाड़ के बारे में पढ़े तो मारवाड़ में आपने राव जो चूड़ा के बारे में पढ़ा हो, जिसको मल्लीनाथ जी ने गोद लिया था, तो वहाँ भी उन्होंने सामंत व्यवस्था की स्थापना की थी। मगर प्रशासनिक सैनिक व्यवस्था इसे कहते हैं, ठीक है, प्रशासनिक सैनिक व्यवस्था। चलिए इजारा जाना जाता है भूमि मूल्यांकन के लिए, राजस्व की ठेका प्रणाली के लिए, मुद्रा परिवर्तन के लिए, या स्वर्ण की खरीद के लिए। तो आपको बताना है कि इजारा किस चीज़ के लिए जाना जाता था। सो दोस्तों इजारा जो है राजस्व की ठेका प्रणाली के लिए जाना जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो काफ़ी सारे हमने ज़मीन से रिलेटेड भी यहाँ पे काफ़ी सारी बात कर ली है। तो इजारा के बारे में आपको ध्यान रखना है, राजस्व की ठेका प्रणाली से जाना जाता है। इसकी PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, इस कुछ बेसिक, आज हमारी फर्स्ट क्लास है इसलिए दोस्तों मैंने कुछ बहुत ही बेसिक प्रश्न रखे हैं आपके सामने जो कि आपको आने चाहिए। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप लोग अपना देख सकते हैं कि अपनी तैयारी किस लेवल की है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है कि सुखाड़िया सरकार में किस ऐतिहासिक पुरुष को 2 बार मंत्री बनाया गया? जो सुखाड़िया सरकार थी, जो उनके उस टाइम CM थे, तो किस पुरुष को 2 बार मंत्री बनाया गया? तो वो थे दोस्तों आपके भोगीलाल पांड्या।
भोगीलाल पांड्या को 2 बार मंत्री बनाया गया। एक तो 25 मार्च 1948 में डूंगरपुर रियासत का पूर्व राजस्थान में विलय हुआ, तब इनको मंत्री बनाया गया। उसके बाद 1952 में प्रथम आम चुनाव में सागवाड़ा से विधायक चुने गए और तब इनको चिकित्सा एवं उद्योग मंत्री बनाया गया। 1975 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। सेकंड क्वेश्चन, राजस्थान में किस ऐतिहासिक पुरुष को जीताभा, तो किस पुरुष को जीताभा के नाम से जानते हैं दोस्तों? जीतमल पुरोहित जी को जीताभा के नाम से जानते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए दोस्तों, कुछ ऑप्शन है जिस पर अभी भी टिक किया हुआ है। तो राजस्थान में किस ऐतिहासिक पुरुष को जीताभा के नाम से जाना जाता है? जीतमल पुरोहित जी को जीताभा के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलिए, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, येलो कर लेते हैं। चलिए, राजस्थान के इतिहास में कौन सी वीरांगना जिन्हें राजस्थान की झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है? नारायणी देवी वर्मा, कमला देवी, सूजा या उर्मिला नागर? तो दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है आपको बताना है। इसका आंसर है सूजा। इसके बारे में आप राजस्थान के इतिहास में, अगर जो आप राजस्थान इतिहास में ऐतिहासिक पुरुष और महिला का टॉपिक पढ़ते हैं, अगर आपने ऐतिहासिक महिला के टॉपिक में सूजा के बारे में नहीं पढ़ा तो दोस्तों आपने अपनी तैयारी अच्छे से नहीं की है। तो आपको अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। राजस्थान की प्रथम अनुसूचित जाति की महिला, सूजा के बारे में दोस्तों आप बताना चाहूँगा। ये सूजा लाडनू की रहने वाली थी और राजस्थान में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में ये अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी थी, इसलिए इन्हें राजस्थान के इतिहास में सूजा के नाम से जाना जाता है, यानी कि झांसी की रानी के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम अनुसूचित जाति की महिला लोकसभा बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? श्रीमती सुशीला बंगारू, श्रीमती तारा भंडारी, श्रीमती कालीबाई और श्रीमती सुखलाव? तो आपको इनका आंसर देना है कि कौन है। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इन सब में से श्रीमती सुशीला बंगारू सही आंसर होगा इसका। बता देता हूँ, इनका जन्म 14 मार्च 1948 को झांसी में हुआ था। ये 14वीं लोकसभा में 2014-4 में जालोर से सांसद चुनी गई थी। ये राजस्थान से प्रथम अनुसूचित जाति की महिला लोकसभा सदस्य थे। दोस्तों अगर आप राजस्थान के जो पॉलिटी के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ आपको पढ़ना है कि राजस्थान की पहली सांसद कौन थी, पहली महिला, ये मतलब राजस्थान की प्रथम पुरुष महिला, बहुत सारी चीज़ों कहेंगे वो आपको याद जरूर करना है, ध्यान रखें। चलिए, किस आयोग के अनुसार राज्य के पुनर्गठन को आधार भाषा के बजाय प्रशासनिक सुविधा को माना गया था? जो राज्य का पुनर्गठन किया गया था उसका आधार भाषा के बजाय प्रशासनिक सुविधा को माना गया। तो ये किस आयोग के द्वारा था? सत्यनारायण राव समिति, एस के धर आयोग समिति, जेपीवी समिति या राज्य पुनर्गठन आयोग समिति? तो इसका आंसर होगा दोस्तों एस के धर आयोग समिति की रिपोर्ट में राज्य के पुनर्गठन को आधार भाषा के बजाय प्रशासनिक सुविधा को इसका आधार माना गया। अगला क्वेश्चन है, खड़ंगी क्या है? एक प्रकार का हथियार है, प्रथा है, कर है या युद्ध का तरीका है? तो आपको जैसा आंसर दिख रहा है कि खड़ंगी एक प्रकार का कर होता है जो कि मराठों के द्वारा बूंदी रियासत से 80,000 प्रति वर्ष वसूला जाता था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मराठों के द्वारा कितना कर वसूला जाता था। चलिए, किस कर को रक्षात्मक कर भी कहा जाता था? ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है दोस्तों। अभियाना, अखराई, हिंद भराई या रुखलाई बाच? तो रुखलाई बाच इसका सही आंसर होगा। ये बीकानेर रियासत में ठाकुरों एवं राठौड़ों की लूट से देश को बचाने हेतु कर वसूला जाता था। तो जो बीकानेर रियासत में ठाकुर और राठौड़ लूट लेते थे उससे देश को बचाने के लिए ये कर वसूला जाता था और इस कर को इसलिए रक्षात्मक कर भी कहते थे। किस संधि को आश्रित पार्थक्य की नीति भी कहते हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन आगे बहुत बार आपका रिपीट होने वाला है, तो इस क्वेश्चन को तो मैं कहूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर पढ़ लें। चलिए, सहायक संधि को, सहयोग संधि को, राज्य विलय नीति को या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आश्रित नीति एक तरह से क्या थी ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये एक प्रकार की सहयोग संधि थी। अब क्या है ये आप पढ़ लीजिए। सहयोग संधि को आश्रित पार्थक्य की नीति भी कहते हैं, जिसको लॉर्ड हॉर्डिंग ने अपनाया था। इस संधि के तहत राजस्थान के लगभग सभी राज्यों ने अंग्रेज से ये संधि कर ली थी कि राजस्थान में अंग्रेजों ने सबसे पहले एक संधि 1817 में करौली से की थी। तो राजस्थान में सबसे पहले संधि पे किसने हस्ताक्षर किए, मतलब कि अंग्रेजों के साथ करौली ने की थी। राजस्थान में अंग्रेजों से ने सबसे पहले विस्तृत रूप से सहयोग संधि कोटा के महाराजा झालम सिंह से विस्तृत रूप से जो संधि की थी वो कोटा के झाला झालम सिंह से 26 दिसंबर को की थी और इन्होंने 1 नवंबर को संधि की थी इससे करौली के राजा से। चलिए, राजस्थान में अंग्रेजों ने सबसे पहले सहायक संधि किस रियासत से की थी? भरतपुर, अलवर, डूंगरपुर या धौलपुर? हम लोग बात कर रहे हैं सहायक संधि के बारे में दोस्तों, किसी अन्य संधि के बारे में बात नहीं करें, ठीक है। पिछली वाली जो थी आश्रित पार्थक्य की संधि थी जिसे सहयोग संधि कहते हैं। अब सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के साथ की थी अंग्रेजों ने, ये आपको आंसर देना है। तो ये आंसर होगा दोस्तों भरतपुर, ठीक है। यहाँ देखिए 1817 है आंसर, पिछले वाले में अगर आप कंफ्यूज होंगे 1817 में, मगर यहाँ पे जो इन्होंने संधि कर ली थी भरतपुर के साथ वो 1803 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह से कर ली थी सर्वप्रथम, ठीक है। चलिए,
1807 में गिंगोली के युद्ध में जयपुर के जगत सिंह का साथ पिंडारी वंश के किस शासक ने दिया था? तो बताना चाहूँगा दोस्तों, जगत सिंह जो थे इन्होंने अपने भाई ईश्वरी सिंह के खिलाफ जो बगावत एक तरह से कहते हैं वो कर दी थी। इसके बाद इन्होंने मराठाओं का साथ दे दिया था और मराठाओं ने इनका साथ दिया। तो मराठाओं में किस वंश, पिंडारी वंश के शासक ने इनका साथ दिया, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। हाफिज साजद अली खां, इब्राहिम अली खां, अमीर खां पिंडारी या नवाब वजीर मोहम्मद? तो इसका सीधा आंसर होता है दोस्तों अमीर खां पिंडारी ने गिंगोली के युद्ध में जयपुर के जगत सिंह का साथ दिया, लेकिन कुछ रुपए देकर बाद में जोधपुर की तरफ हो गया। अंग्रेजों ने ही अमीर खां पिंडारी को टोंक में छबड़ा देकर टोंक का नवाब बनाया था। पिंडारी मराठाओं के लुटेरे सैनिक थे। तो पिंडारी दोस्तों एक तरह से मराठाओं के जो सैनिक होते थे वो पिंडारी कहलाते थे। कंपनी सरकार को ऋण नहीं चुकाने के कारण किस रियासत के प्रबंधन हेतु मैकिन्सन को करौली का पॉलिटिकल एजेंट? तो दोस्तों कई अभी हम आगे पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति में पॉलिटिकल एजेंट किस किस 6-7 रियासतें थी जिनके पॉलिटिकल एजेंट बनाए गए थे। अभी पूछ रहे हैं कि किस रियासत ने जो कंपनी का ऋण नहीं चुकाया था उस वजह से उनको वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया था। इसका आपको आंसर देना है। चलिए, तो जो मंगलपाल सिंह थे जिन्होंने अंग्रेजों द्वारा करौली का शासक बनाया गया था, लेकिन उनके द्वारा कंपनी को ऋण नहीं चुकाया गया था। अब करौली को ऋण नहीं चुकाया, इस वजह से मैकमिसन को करौली का पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? करौली। किस यादव वंश के शासक द्वारा करौली रियासत को अपनी पहली राजधानी बनाया? तो किसने रियासत को अब दोस्तों कई लोग जो है इसका आंसर अर्जुन पाल देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि अर्जुन पाल ने करौली की स्थापना की थी। कल्याणपुर नगर बसाया, बाद में इसे करौली के नाम से जानते हैं हम लोग। तो करौली को बसाया अर्जुन पाल ने था, मगर इसको स्थापना राजधानी के रूप में किसने की थी? धर्मपाल द्वितीय ने। तो बात करते हैं करौली की। कुल मिलाकर 3 राजधानियाँ थी दोस्तों। सबसे पहले जो करौली में जो स्थापना की थी विजयपाल जी ने की थी। सबसे पहले उन्होंने अपनी जो राजधानी बनाया था वो बयानों को बनाया था। बयाने के बाद तिमनपाल जी ने तिमनगढ़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। इसके बाद दोस्तों तीसरी राजधानी जो है बनाया गया था करौली को, मगर ये बनाया किसने? धर्मपाल जी ने। और स्थापना की थी इसकी अर्जुनपाल जी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर रियासत में किसके काल में 1879 में अंग्रेजों ने जैसलमेर से नमक की संधि की थी? तो वो किस राजा के काल में की थी? गज सिंह, शालीवाहन, बेरीसाल या रणजीत सिंह? किस राजा के शासनकाल में की थी आपको बताना है दोस्तों। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बेरीसाल। तो इनके काल में 1889 में अंग्रेजों ने जैसलमेर से नमक संधि की। इस नमक संधि के तहत नमक उत्पादन पर अंग्रेजों का अधिकार होगा। इसीलिए दोस्तों आपको पता है गांधी जी ने भी नमक के लिए अभियान चलाया था। भाटी वंश के किस शासक के अल्पवयस्क होने के कारण शासन संचालन एक प्रबंध काउंसिल को सौंपा गया? तो वो कौन सा शासक था? गिरधारी सिंह, श्याम सिंह, जवाहर सिंह या फिर विजयराज सिंह? ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों श्याम सिंह जो था नाबालिग पुत्र थे ठाकुर खुशहाल सिंह के, उनका नाम ही शालीवाहन रखा गया था। शालीवाहन के ही अल्पवयस्क होने के कारण संचालन एवं प्रबंधन काउंसिल को सौंपा गया था। तो आपको ध्यान रखना है ये जो पूरा शालीवाहन थे ये कम उम्र के थे, इसी वजह से इनको सौंपा गया। शालीवाहन का दोस्तों आपको इसके बारे में और ध्यान रखना है कि जो जैसलमेर में आपका सोनार दुर्ग है उसका निर्माण किसने कराया था? जैसलमेर में, जी हाँ दोस्तों, जैसलमेर में जो सोनारगढ़ दुर्ग है चिड़िया टूक की पहाड़ी पर, उसका निर्माण किसने कराया था? तो उसका निर्माण करवाया था राव जैसल ने। अब राव जैसल दोस्तों किसके पुत्र थे? राव जैसल के पुत्र का नाम भी दोस्तों शालीवाहन था। आपको ध्यान रखना है। किस भाटी शासक ने आंग्ल अफगान युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया? मंगलराव भाटी, देवराज भाटी, गजसिंह या भोजदेव? तो आंग्ल अफगान युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने वाला कौन सा राजा था? मंगलराव भाटी आपको बताना है, देवराज भाटी, गजसिंह या भोजदेव? तो आपको आंसर इसमें गैस करना होता है दोस्तों देवराज भाटी। तो बहुत समय पहले का आप अगर देखें तो 1100 करीबन ईस्वी में देवराज सिंह जी थे। तो ये आंसर बिल्कुल गलत हो जाता है। मंगलराव भाटी ने तो दोस्तों इन्होंने जो बहुत ही स्टार्टिंग में तनोट को जो भाटियों की दूसरी राजधानी बनाया था, तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाता है। अब आपके बचा गज सिंह और देवराज भोजदेव दोस्तों यहाँ जैसलमेर के इतिहास में आप पढ़ेंगे तो इसका आंसर गज सिंह है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ गज सिंह महाराज मूलराज का पुत्र था। अभी मूलराज कौन से थे दोस्तों? मूलराज द्वितीय। एक मूलराज प्रथम थे जिनके समय जैसलमेर का प्रथम शाखा हुआ, तो मूलराज द्वितीय के पुत्र था, उनका नाम था गज सिंह। ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो जो है इतने ही प्रश्नों के साथ मैं ख़त्म करता हूँ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना। दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में मैं 1857 की क्रांति से संबंधित सभी प्रश्न, लगभग 100 के आसपास आपके प्रश्न होंगे, और उन प्रश्नों को अगर आपने कर लिया तो 1857 की क्रांति में जो भी राजस्थान का योगदान था, राजस्थान से 1857 की क्रांति कहाँ कहाँ हुई, कैसे हुई, कौन क्या था,
वो सारी बातें करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अपना अगर आपका अपडेट चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही मैं अगली वीडियो डालूँ आप लोगों को मिल जाए। थैंक यू दोस्तों, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए।